स्वागत है आपको विश्व भूगोल की श्रृंखला में और मैं हूं राममूर्ति। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के सामने में एक नया सीरीज शुरू किया था और इस सीरीज में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो बीपीएससी में हो, रेलवे में हो, एसएससी में हो, एसएससी जेई में हो या बीपीएससी टीआरई में हो, एमपीपीसीएस में हो, जितने भी प्रश्न हैं सबको डील किए थे। और उसी कड़ी में आज ये अपना लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और इसमें आज हम पुनः एक बार और वर्णन करने जा रहे हैं ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को, क्योंकि अपना एक ही मकसद होता है, सीधा काम, नो बकवास। तो ये रहा अपना पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि उस प्लेनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। यानी एक एक्सोप्लैनेट है जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन कहा जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी माना जाता है। क्या वो केपलर 452b है, यूरोपा 31 यानी यूरोपा 31 है, वरुण है या प्लूटो है? कौन है? तो इसका सही आंसर होने वाला है केपलर 422b। क्या होने वाला है? केपलर 422b को पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी माना जाता है, 2.0 भी इसे माना जाता है। केपलर 422b को, किसे? केपलर 422b को माना जाता है पृथ्वी की चचेरी बहन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट, आप यहाँ पर देख सकते हैं केपलर 422b, केपलर 422 की परिक्रमा करने वाला एक बाह्य ग्रह है। यानी केपलर 422b जो है ये केपलर 422 का क्या करता है? परिक्रमा करने वाला क्या बाह्य ग्रह है, जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जून 2015 में खोजा गया था। यानी इसका खोज केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा खोजा गया था। कब? 2015 में। वैज्ञानिक ने इसे पृथ्वी की बहन और पृथ्वी 2 भी कहते हैं, यानी पृथ्वी की चचेरी बहन या पृथ्वी 2 केपलर 452b को कहा जाता है। और ये केपलर 452b का खोज जुलाई 2015 में केपलर अंतरिक्ष दूरबीन से किया गया था। और ये जो केपलर 452b है वो केपलर 452 का क्या करता है? परिक्रमा करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? उर्सा मेजर, स्कॉर्पियो, ओरियन या लियो? तो हंटर नाम से जाना जाता है ओरियन। कौन जाना जाता है? ओरियन। ओरियन को नक्षत्र का हंटर माना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओरियन को नक्षत्र का हंटर भी कहा जाता है, ये बात यहाँ स्पष्ट है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंटारी, उर्सा मेजर का कोने का तारा या सिरियस तारा? तो इसका सही आंसर होने वाला है सिरियस तारा। सिरियस तारा की स्थिति का पता हम लोग ओरियन तारामंडल की मदद से लगाते हैं, यानी ये हो जाएगा सिरियस तारा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिरियस तारा की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल के समूह की मदद से लगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि हैली धूमकेतु
अब कब दिखाई देंगे, यानी हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देंगे। तो हेली धूमकेतु अब दिखाई देंगे 2061 में, 2061 में। अच्छा, इससे पहले ये कब दिखाई दिए थे, तो इससे पहले ये 1986 में दिखाई दिए थे। इससे पहले ये 1986 में दिखाई दिए थे और अब ये 76 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद 2061 में ये दिखाई देंगे। कौन, हेली धूमकेतु। इससे पहले कब दिखाई दिए थे, 1986 में, अब ये 2061 में दिखाई देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हेली धूमकेतु एक लघु अवधि धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष बाद पृथ्वी से नगण्य आंखों द्वारा दिखाई देता है। पिछली बार यह वर्ष 1986 में, कब, 1986 में, और फिर से वर्ष 2061 में दिखाई देगा। यानी पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था, अब ये 76 वर्ष बाद 76वें वर्ष में ये कब दिखाई देंगे, ये दिखाई देंगे 2061 में। और 2061 में आप हेली धूमकेतु को आप अपने नगण्य आंखों से देख सकते हैं। यानी एक व्यक्ति अपने जीवन काल में हेली धूमकेतु को अपने नगण्य आंखों से सिर्फ एक बार देख पाएगा, क्योंकि ये पुनः 76 साल के बाद ही आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी यानी द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। अब कौन सा है, तो यहाँ पर दे दिया है कैसियोपिया, ड्रेको, ओरियन या अर्सा मेजर। तो जैसे ही द हंटर यानी शिकारी तारामंडल का बात आया, तो ये शिकारी तारामंडल किसे कहा जाता है, ओरियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है शिकारी तारामंडल, ओरियन को कहा जाता है। और ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है। ओरियन कोई तारा नहीं बल्कि ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शिकारी भी या शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है। अब अगर बात करते हैं तो ये ओरियन जो है ये पूरे विश्व भर में दिखाई देते हैं। ओरियन पूरे विश्व भर में दिखाई देते हैं। अगर हम लोग अर्सा मेजर की बात करते हैं तो इसे सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल ओरसा मेजर को कहा जाता है। चलिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। सर्द शामों में इसे उत्तरी ध्रुव में तथा गर्मी के रातों में दक्षिणी ध्रुव में देखा जाता है। किसे, ओरियन को। सर्द के ऋतु में इसे आप उत्तरी ध्रुव में देख सकते हैं और गर्मी के मौसम में दक्षिणी ध्रुव में। इस तारामंडल को शिकारी यानी द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है, आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगर अब बात करते हैं हम लोग ओरियन, तो ओरियन विश्व भर में दिखाई देने वाला तारामंडल है। यानी यह पूरे विश्व में दिखाई देने वाला तारामंडल है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग अर्सा मेजर को, तो सप्तऋषि तारामंडल को यानी सप्तऋषि तारामंडल को ही ओरसा मेजर कहा जाता है, यानी अर्सा मेजर कहा जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा
गठित या निर्मित विभिन्न प्रारूप कहलाते हैं। यानी तारों के विभिन्न समूह होते हैं और तारों के समूह से जो निर्माण होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रह कहते हैं, तारा कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं या तारामंडल कहते हैं। तो आपको बतला दें कि तारों के विभिन्न समूह से जो निर्माण होता है उसे हम लोग तारामंडल कहते हैं। जैसे आप ओरियन को ले सकते हैं, किसे ले सकते हैं? ओरियन को ले सकते हैं, अर्सा मेजर को ले सकते हैं। ये सब तारामंडल है। क्या ये सब तारामंडल है? यानी ये सब तारा के क्या है? समूह है। इसके बदला आप धनु को ले सकते हैं, धनु हो सकता है। आप इसे मृग शीर्ष को ले सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब तारामंडल है। यानी ये विभिन्न तारों के समूह से निर्मित है, इसलिए ये सब क्या है? तारामंडल है। सिग्नस को ले सकते हैं, सिग्नस भी तारामंडल है, इत्यादि कर दीजिए, ईटीसी कर दीजिए। ये सब क्या है? तारामंडल है। यहाँ आप देख सकते हैं तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह द्वारा निर्मित प्रारूप को कहा जाता है। प्राचीन काल में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता था। प्राचीन काल में तारामंडल को क्या कहा जाता था? नक्षत्र कहा जाता था। आधुनिक काल के खगोल शास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारे के समूह को कहा जाता है जिन समूहों को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सहमति प्राप्त हो। तारेमंडल के नाम उनके आकृतियों के नाम पर रखा जाता है जिसके समान इस तारे समूहों की रचना होती है। प्रमुख तारामंडल में जैसे कि सप्तऋषि, मृगशीर्ष, धनु, ध्रुव, मत्स्य और सिग्नस। ये सब क्या? ये सब कोई तारा नहीं है बल्कि ये सब ताराओं का समूह है, यानी ये सब तारामंडल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होने वाला है इसका सही आंसर? प्रश्न कहता है कि तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकार से पहचाना जा सकता है क्या कहलाता है? तारों का एक ऐसा समूह जिसको आप उसकी मतलब आकार से पहचान सकते हैं। तो इसके बारे में हमने अभी जस्ट देखा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको दिखाई देगा कि जो तारामंडल के नाम उसके आकृति के नाम पर रखा जाता है। यानी आप तारामंडल को आकृति के देख करके उसके नाम का अनुमान लगा सकते हैं और जिसके समान इस तारे समूह की रचना होती है। यानी जिस समान से उस तारामंडल रचित होता है उसी पर आधारित उसका नाम होता है। और उसी बात को यहाँ घुमाकर कह दिया है कि तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकार से पहचाना जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तारामंडल। धूमकेतु, उल्कापिंड या उल्काभ, तो वो हो जाएगा तारामंडल। तारामंडल का नाम जो होता है वो उसके आकार पर आधारित होता है कि उसका आकार कैसा है। आखिर हाँ, तारामंडल क्या है? तो तारामंडल जो है ये तारों के समूह है। क्या है? ये तारों के समूह है तारामंडल। तारामंडल में विभिन्न तारे रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तारामंडल के बारे में तो प्राचीन काल में इसे नक्षत्र कहा जाता था। प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इसे नक्षत्र कहा जाता था। इसके बाद और अगर हम बात करते हैं तो ये किससे पहचान होती है? तो इसकी पहचान आकृति से होती है। इसकी पहचान किससे होती है? आकृति से। तो इस प्रकार से अपना सही आंसर क्या होने वाला है? ए होने वाला है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। यह अपनी अलग आकृति से पहचाने जाते हैं। यानी इसे हम लोग क्या करते हैं? आकृति से पहचानते हैं। अब चलिए अब यहाँ पर प्रश्न आया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि मिल्की वे क्या है? मिल्की वे को हिंदी में हम लोग कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला।
अब आप बता सकते हैं ये दुग्ध मेखला क्या है, नक्षत्र है, ग्रहों की व्यवस्था है, आकाश गंगा है या चमकता सितारा है। तो दुग्ध मेखला जो है ये अपना आकाश गंगा है। ये क्या है, आकाश गंगा है, दूध मेखला, जिसे हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं, इसे स्वर्ग का गंगा भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए इंटरनेशनल संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समूह, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो तारामंडल के नामकरण कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार से तारा का नामांकन उसके तारामंडल का नामांकन उसके आकार के हिसाब से किया जाता है, और तारामंडल में उसी तारा को रखा जाता है जिसकी मान्यता अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा दी जाती है कि आखिर ये तारा है। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। यह पेशेवर खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है जिसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस यानी फ्रांस में है। यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का सचिवालय कहाँ है, पेरिस यानी फ्रांस में। कहाँ है, पेरिस में। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है, फ्रांस में है। इसके बाद इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसका मुख्य सोच रहता है कि जो खगोल शास्त्र है उसके क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन करना, यानी रिसर्च और स्टडी करना, और उसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ाना। इस संस्थान की स्थापना 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था इसकी स्थापना। यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का स्थापना कब हुआ था, 1919 में हुआ था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है, 88, 99, 90 या 97। तो अभी तक जो खगोल शास्त्रियों के अनुसार से 88 तारामंडलों को अभी तक के नामांकित किया गया है, और जिसमें से सबसे बड़ा जो तारामंडल है, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। याद रखेंगे, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, हाइड्रा है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, हाइड्रा है। और यहाँ आप चलिए यहाँ आप देख सकते हैं खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के ऐसे समूह जो हमें एक ही तल में स्थित दिखते हैं तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। यानी हमारे आकाश में जितने भी तारामंडल दिखते हैं उसमें सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, हाइड्रा है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।